जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है भाषा, बोली व उपबोली। मेन मुख्य टॉपिक जो हमारा है वो है हिंदी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। ये हमारा मेन टॉपिक है। इसमें अब तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, वो लिपि के बारे में पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन लिपि का बनता है यहाँ से। दूसरा, भाषा परिवार के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा, भारतीय आर्य भाषा के बारे में, भारतीय आर्य भाषा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हिंदी का उद्भव और विकास के बारे में, और इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा के 4 रूप के बारे में। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से जो बनने वाले हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है और आपको जो स्मार्ट बोर्ड पे लिखा है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। फिर आज का काम शुरू करते हैं। और यहाँ से जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक भाषा होती है, और भाषा जो हमारी है प्यारे दोस्तों वो है हिंदी। भाषा क्या है हमारी? हिंदी। और हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा जो दिया गया वो इस वजह से दिया गया क्योंकि जो सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, दफ्तर, ऑफिस तथा प्रशासन की, जो सरकारी दफ्तर, कार्यालय, ऑफिस तथा प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा कहा जाता है। एक पॉइंट। दूसरा, जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं? राजभाषा। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, तो चर्चा करेंगे। पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, बुक के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है वो भी क्या कहलाता है? राजभाषा। 14 सितंबर 14 सितंबर
1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 अनुसूची 8वीं भाग 17 अनुच्छेद 343 अनुसूची 8वीं के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा इसकी लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और इनको जिस तरीके से पूछा जाता है वो सारी चीजें आपके सामने होती है। एक तरह से आपके ये क्लास नोट्स भी है जो हम लिख रहे हैं और पूरे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे करना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप यहां से बनने वाले तमाम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं उनकी बारी है। तो ये था राजभाषा के संदर्भ में। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, राजभाषा हमारी क्या हुई? हिंदी। राष्ट्रभाषा इसमें एक चीज और ऐड करो, फोर्थ 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो जी, इसके बाद राष्ट्रभाषा भी आपकी कौन सी है? हिंदी है। क्लियर? राजभाषा भी आपकी क्या है? हिंदी है। क्लियर? अब राष्ट्रभाषा के बारे में संविधान में डायरेक्ट क्लियर कुछ लिखा नहीं है, कुछ कहा नहीं गया है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन के अनुसार ही, राष्ट्रभाषा की डेफिनेशन के अनुसार ही हम हिंदी को ये मान्यता देते हैं। किसी देश में सबसे ज्यादा
लोगों के द्वारा प्रयुक्त, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा कहा जाता है। लोगों के द्वारा लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। किसी देश में सबसे ज्यादा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। और वो सबसे अधिक जो बोली जाती है वो है हिंदी। वो क्या है? हिंदी। इसके बाद मानक भाषा। क्या है? मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा। भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाती है। हिंदी के सभी रूपों में खड़ी बोली, हिंदी के सभी रूपों में खड़ी बोली को श्रेष्ठ माना जाता है। अतः खड़ी बोली यही हिंदी की मानक भाषा है। हिंदी की मानक भाषा है। खड़ी बोली वाला रूप ही मानक भाषा है। खड़ी बोली वाला रूप मानक भाषा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मानक भाषा कौन सी हुई हमारी? मानक भाषा हुई खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली में जो हिंदी वाला रूप है वो है मानक भाषा। राष्ट्रभाषा हिंदी है और राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। इनकी डेफिनेशन, भाषा के रूप में हिंदी एक क्या है? भाषा है। और हिंदी अपने आप में प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? राष्ट्रीय भाषा। क्लियर? चलो जी, इसके बाद नंबर आता है दोस्तों मातृभाषा का। इसका आता है मातृभाषा।
और मातृभाषा भी हमारी जो है वो उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, ठीक है, की मातृभाषा, उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्र की मातृभाषा क्या होगी प्यारे दोस्तों? हिंदी होगी। और हिंदी भाषी क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। मातृभाषा बच्चे के परिवार व परिवेश में बोली जाने वाली भाषा ही उसकी मातृभाषा कहलाती है। किसी छात्र की प्राथमिक स्तर पर, किसी छात्र की प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती है। बच्चे के माता पिता की भाषा मातृभाषा है। मातृभाषा है। जिस भाषा में बच्चा आरंभ में अभिव्यक्ति करता है, जिस भाषा में बच्चा आरंभ में अभिव्यक्ति करता है, अर्थात सबसे ज्यादा प्रयुक्त करता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। अब मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और ये अनेक एग्जाम में आ चुके हैं। और आजकल ज्यादातर ऑनलाइन एग्जामों में स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन हिंदी भाषा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदी भाषा से संबंधित है? हिंदी भाषा की दृष्टि से कौन सा कथन तर्कसंगत है? हिंदी भाषा की दृष्टि से कौन सा कथन तर्कसंगत नहीं है? कौन सा कथन हिंदी भाषा से मेल खाता है और कौन सा मेल नहीं खाता है? तो ये क्या हुई प्यारे दोस्तों, ये है सब हमारी क्या पहली राजभाषा। यानी कि हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा इसलिए मानते हैं
क्योंकि भारतीय संविधान ने इसको राजभाषा का दर्जा दिया है। और दूसरा, देश में सबसे ज्यादा भाषा जो प्रयोग की जाती है वो हिंदी ही है। और जो भाषा देश में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होगी, संविधान के द्वारा उसको मान्यता दी जाएगी, वही राष्ट्रीय भाषा कहलाएगी। राजभाषा जो सरकारी कार्यालय, दफ्तर अर्थात ऑफिस या प्रशासन की भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा। तो केंद्र सरकार के और साथ के साथ राज्य सरकारों के ज्यादातर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उनके दफ्तरों में, ऑफिस में, प्रशासन में जो भाषा प्रयोग की जाती है, उस भाषा का नाम ही राजभाषा है, अर्थात वो हमारी हिंदी है। इसके बाद जिस भाषा में सरकारी कामकाज होता है वो क्या कहलाती है? राजभाषा। सरकारी कामकाज हिंदी में हो रहा है तो ये हिंदी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के भाग 17, ये अपने आप में क्वेश्चन है, भाग 17 अनुच्छेद 343 अनुसूची 8वीं के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा इसकी लिपि को देवनागरी लिपि, जो कि प्यारे दोस्तों बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, निर्धारित की गई। ये अपने आप में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में केवल 14 मूल भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में अर्थात वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषा शामिल है। तो अनुसूची कौन सी है? 8वीं। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों हमारी राजभाषा से संबंधित। भाग 17 क्या में किस चीज का वर्णन है? राजभाषा का वर्णन है। और 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में 1949 को कितनी भाषाएं थी? 14। और आज कितनी शामिल कर ली है हमने? 22। तो 22 भाषाओं को हम मान्यता दे चुके हैं। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। क्लियर? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी। किसी देश में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। देश में हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उनकी जो पॉपुलेशन है बाकी के मुकाबले वो ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा देश में जो बोली और समझी जाती है वो है हिंदी, इसीलिए हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा भी है। किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मानक कहते हैं भाषा के आदर्श रूप को, और भाषा का आदर्श रूप होता है खड़ी बोली वाला रूप। तो भाषा का जो आदर्श रूप होता है, भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाती है। हिंदी के सभी रूपों में जो वो खड़ी बोली है, ब्रजभाषा, अवधी है, भोजपुरी है, इन सभी रूपों में खड़ी बोली को श्रेष्ठ माना जाता है। अतः खड़ी बोली वाला रूप मानक भाषा है। तो मानक भाषा कौन सी हुई? खड़ी बोली। मातृभाषा उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है ये सारा हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। तो यानी कि उत्तर भारत और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है की जो मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी है। लेकिन जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, उसमें अलग अलग भाषाएं हैं मातृभाषा के रूप में। जैसे कर्नाटक की मातृभाषा कन्नड़ है, तमिलनाडु की प्यारे दोस्तों तमिल है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, केरल की मलयालम है, और प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मराठी है, गुजरात में गुजराती है। तो अलग अलग राज्यों में मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। उसका रीजन ये है कि बच्चे के परिवार व परिवेश में बोली जाने वाली भाषा ही उसकी मातृभाषा कहलाती है। वो क्या कहलाएगी? उसकी मातृभाषा। अब एक बच्चा यूपी में पैदा हुआ तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, और गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है। तो उन राज्यों की मातृभाषा वो है जिसमें बच्चा स्टार्टिंग में प्राइमरी लेवल पर कम्युनिकेशन करता है। किसी छात्र की प्राथमिक स्तर पर अर्थात 1 to 5th का जो उसका पाठ्यक्रम होता है वो उसकी मातृभाषा में ही होता है, और उसी में ही हम उसको शिक्षा देते हैं। तो वो भी क्या है? उसकी मातृभाषा है।
और वो अलग अलग राज्य में बच्चे की मातृभाषा अलग अलग होगी। बच्चे के माता पिता की भाषा ही मातृभाषा कहलाती है, और उसके बच्चे के माता पिता तमिल बोलते हैं और तमिल में ही ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, तो उस बच्चे की मातृभाषा भी तमिल होगी। तो यहाँ बच्चे के माता पिता की भाषा मातृभाषा, जिस भाषा में बच्चा आरंभ में अभिव्यक्ति करता है, था प्राइमरी लेवल में जो वो लिखता है, प्राइमरी लेवल में जो प्यारे दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल अर्जित करता है, मौखिक लिखित, वो सब अपनी मातृभाषा में करता है। अर्थात सबसे ज्यादा प्रयुक्त करता है वो अपनी मातृभाषा को, और वह क्या कहलाएगी, उसकी मातृभाषा। और वो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो हिंदी होगी। हिंदी केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में और उत्तर भारत में होगी। हिंदी केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में और उत्तर भारत में होगी। प्यारे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या थे हमारे, ये मातृभाषा थी। ये क्या है, मातृभाषा। ये क्या है, मानक भाषा। ये क्या है, राष्ट्रभाषा। और ये क्या है, हमारी राजभाषा। तो ये थे इससे संबंधित प्रश्न। अब आपको ये ध्यान रखना है, विश्व में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है प्यारे दोस्तों चीनी भाषा, चाइनी। इसके बाद नंबर आता है हिंदी का। इसके बाद नंबर आता है अंग्रेजी का। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला नंबर किसका हुआ, पहला नंबर हिंदी, पहला चीनी, दूसरा हिंदी, क्योंकि जनसंख्या चाइना में ज्यादा है, फिर हिंदी, और इसके बाद क्या है फिर दोस्तों अंग्रेजी भाषा, भाषाओं के क्रम में। इसके बाद फिर आपको ये ध्यान रखना है, भारत में बोली जाने वाली, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम। कौन सा क्रम है ये आरोही क्रम है, बढ़ता क्रम। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी बोली जाती है, हिंदी। हिंदी के बाद बंगला अर्थात बंगाली, बंगला अर्थात बंगाली। इसके बाद में तीसरी क्या है, मराठी। फिर क्या है, तमिल। इसके बाद तेलुगु। इसके बाद कन्नड़। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पहला नंबर किसका हुआ, पहला नंबर हिंदी का है भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। दूसरा नंबर बंगाली। तीसरा कभी पहले तमिल का हुआ करता था 2011 की जनगणना से पहले, अब तीसरा मराठी ने ले लिया। और 2021 की जो जनगणना पूरी होगी, हो सकता है प्यारे दोस्तों यहाँ कोई स्थान परिवर्तन हो जाए। इसके बाद पांचवा है तेलुगु और छठा क्रम है कन्नड़। ये था आरोही क्रम। ये क्या है, ये है प्यारे दोस्तों आरोही क्रम है, अर्थात बढ़ता क्रम है। अवरोही आएगा उधर से। अगर वो पूछ रहा है कि मराठी के बाद सबसे कम क्या बोली जाती है, मराठी के बाद सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, ठीक है, मराठी के बाद सबसे ज्यादा है बंगाली और मराठी के बाद कम तमिल। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले कन्नड़ कम, फिर कन्नड़ से ज्यादा तेलुगु, तेलुगु से ज्यादा है तमिल, तमिल से ज्यादा मराठी, मराठी से ज्यादा बंगाली और बंगाली से ज्यादा हिंदी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये क्या है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। और ये क्या है, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर क्या क्वेश्चन आता है, विश्व में
बोली जाने वाली विश्व में बोली जाने वाली विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली जाने वाली बोली वो कौन सी है? भोजपुरी। 4 ऐसे देश हैं जहां पर प्यारे दोस्तों भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है और वहां के देश की जो अपनी लैंग्वेज है वो कम है। त्रिनाद, टोबैको, म्यांमार, यहाँ पे भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जा रही है। भोजपुरी के बाद है अवधी के बाद है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। और इसके बाद क्या है? ब्रज भाषा। तो ये जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत के लोग बाहर जाके अपनी बोली यूज कर रहे हैं, इनमें पहला जो नंबर है दोस्तों वो है भोजपुरी का। पहला नंबर भोजपुरी का, दूसरा अवधी का, तीसरा खड़ी बोली का और चौथा है भारत के बाहर जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। ये उसका सीक्वेंस है। क्लियर? अब यहाँ से दूसरी तरह के क्वेश्चन चलेंगे। एक होता है भाषा और भाषा है हमारी हिंदी। भाषा क्या है दोस्तों? हमारी हिंदी है। अब ये जो भाषा है ये आए अपभ्रंश के 4 रूपों से। ये किससे आई? अपभ्रंश के 4 रूप। तो जो अपभ्रंश के 4 रूप हैं, अपभ्रंश के 4 रूप, और वो अपभ्रंश के 4 रूप है प्यारे दोस्तों हमारे ये। एक अपभ्रंश का रूप है हमारा शोर सैनी अपभ्रंश। क्या है? शोर सैनी अपभ्रंश। एक रूप कौन सा है? शोर सैनी अपभ्रंश। दूसरा जो रूप है प्यारे दोस्तों वो रूप है अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा रूप है मागधी अपभ्रंश। कौन सा रूप हो गया? मागधी अपभ्रंश। और चौथा रूप है नागर पेशाची अपभ्रंश। नागर पेशाची अपभ्रंश। ये 4 रूप हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का विकास किया है, जिन्होंने हिंदी भाषा को विकसित किया है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अपभ्रंश ने क्या किया? हिंदी का विकास किया। अपभ्रंश ने क्या किया है? हिंदी का विकास किया है। और अब इस शोरसैनी अपभ्रंश से प्यारे दोस्तों हमारी निकली है उपभाषाएं। क्या निकली है? उपभाषा निकली है। और ये जो उपभाषा है हमारी ये है 5। अपभ्रंश के रूप कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये उपभाषा कितनी है? हमारी 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी उपभाषा है? इससे निकली है हमारी पश्चिमी हिंदी। इससे क्या निकली है? पश्चिमी हिंदी। तो इस वाले रूप से कौन सी हिंदी निकली? पश्चिमी हिंदी निकली पहला। इस वाले रूप से कौन सी हिंदी निकली? इससे निकली प्यारे दोस्तों हमारी पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी निकली? पूर्वी हिंदी। और मागधी अपभ्रंश से निकली हमारी बिहारी हिंदी। कौन सी निकली? बिहारी हिंदी। और इसके बाद प्यारे दोस्तों 4th नागर और प्याची से क्या निकली? राजस्थानी हिंदी। कौन सी हिंदी? राजस्थानी हिंदी।
और फिर पांचवा जो रूप है वो है पहाड़ी हिंदी। कौन सा रूप है? पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं जो किससे विकसित हुई? जो अपभ्रंश के इन 4 रूपों से विकसित हुई। अपभ्रंश के 4 रूपों से विकसित हुई। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है, फिर यहां से क्या आई? हमारी बोली आई। यहां से क्या आई? हमारी बोली। तो ये जो बोली है पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली, पूर्वी हिंदी से निकलने वाली, बिहारी से निकलने वाली, राजस्थानी से निकलने वाली और पहाड़ी से निकलने वाली। तो यहाँ जब हम बोली की बात करते हैं तो पश्चिमी हिंदी में एक बोली आती है खड़ी बोली। तो ये किससे संबंधित है? पश्चिमी हिंदी। दूसरी क्या है? ब्रज भाषा। दूसरी क्या है? ब्रज भाषा। तीसरी क्या है? कन्नौजी। तीसरी क्या है? कन्नौजी। चौथी क्या है? बुंदेली। चौथी क्या है? बुंदेली। पांचवी क्या है? हरियाणवी। हरियाणवी। और इसके बाद छठी क्या है? छठी है दक्षिणी हिंदी। छठी क्या है? छठी है दक्षिणी हिंदी। जब ऑप्शन में 5 और 6 दोनों हो तो राइट आंसर 6 है, पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोलियों की संख्या। और जब 6 नहीं है तो राइट आंसर केवल और केवल 5 ही है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, पूर्वी हिंदी के अंदर एक आती है हमारी अवधि। क्या आती है दोस्तों? अवधि। दूसरी आती है हमारी बघेली। दूसरी क्या है? बघेली। और तीसरी आती है हमारी छत्तीसगढ़ी। क्या आती है? छत्तीसगढ़ी। ये 3 जो बोलियां हैं ये है हमारी पूर्वी हिंदी की। ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी हमारी 3 आती है। एक है भोजपुरी बोली, दूसरी है प्यारे दोस्तों मगही। दूसरी क्या है? मगही। और तीसरी क्या है? तीसरी है मैथिली। तीसरी क्या है? मैथिली। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है राजस्थानी हिंदी का। राजस्थानी हिंदी के अंदर एक आती है प्यारे दोस्तों मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी। दूसरी आती है जयपुरी। कौन सी है? जयपुरी। तीसरी आती है मेवाती। तीसरी क्या है? मेवाती। और चौथी क्या है? मालवी। राजस्थानी हिंदी के अंदर 4 बोली आती है। कितनी बोली आती है? 4 बोली आती है। इसके बाद पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी के अंदर 2 आती है। एक आता है कुमायूनी। क्या आता है? कुमायूनी। और दूसरा आता है गढ़वाली। दूसरा क्या है? गढ़वाली। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जो ये लिखा है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है? तो आप में से कई बच्चों को चुल थी। चुल का मतलब ये है कि जो हम पढ़ाए वो ना पढ़े के, आपको जो पहले से अनाप शनाप कुछ आता है बिना सीक्वेंस के, बिना लॉजिक के, वो आपके दिमाग में हिलोरे ले रहा था। तो ये सारी चुल खत्म हो जाएगी, सारी खुजली खत्म होगी, बशर्ते चीजों को ढंग से समझो। सबसे ज्यादा भाषा बोली का 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर आता है, और उसमें जो एक क्वेश्चन आता है हो सकता है यहाँ से 3 आ जाए, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन जो बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है यहाँ से आएगा। किस तरह के क्वेश्चन होंगे पहले उनके बारे में चीजों को समझो। एक बार इसकी रीडिंग कीजिए, पहले ढंग से एक बार इसको पढ़िए, रीडिंग कीजिए, उसके बाद में मैं फिर समझाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है और किस तरीके का यहाँ से प्रश्न बनता है।
क्लियर। चलो जी आ जाओ। अब भारत में जो बोली जा रही है उसको कह रहे हैं हम हिंदी अर्थात भाषा। तो भाषा क्या है हमारी? हिंदी है। भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है उपभाषा। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? उपभाषा। और उपभाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। और बोली का जो क्षेत्रीय रूप होता है, उपभाषा का, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? उपभाषा। और उपभाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है? बोली। और बोली का क्षेत्रीय रूप क्या है? उपबोली। बोली का क्षेत्रीय रूप क्या होगा? उपबोली। जैसे ये हरियाणवी है, ये हरियाणवी जो बनी है ये प्यारे दोस्तों जाटू और बांगरू से मिलके बनी है। तो यहाँ जाटू और दूसरी क्या है हमारी? बांगरू। तो ये जो जाटू और बांगरू है, तो जो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से टच है वहां जाटू बोली जाती है। अर्थात दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास के हरियाणा में जाटू, और जो पंजाब राजस्थान से लगता हुआ हरियाणा है उसमें बोली जाती है बांगरू। तो जाटू के द्वारा बोली जाने के कारण इसको क्या कहा गया? जाटू। और बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको क्या कहा? बांगरू। बांगड़ क्षेत्र उसे कहते हैं जहां ज्यादा फसल पैदा नहीं होती है। पथरीली या रेत की जो जमीन होती है वो बांगड़ कहलाती है। जाटू के द्वारा बोली जाने के कारण जाटू, बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने के लिए बांगरू। जाटू और बांगरू दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? हरियाणवी को बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये जाटू बांगरू क्या है? उपबोली है। उपबोली मतलब बोली का क्षेत्रीय रूप। तो ये बोला जाता है गांव में। ये कहाँ बोला जाता है? गांव में। ये बोला जाता है राज्य में बोली, और ये जनपदों में, जिले में। और ये उपभाषा बोली जाती है प्यारे दोस्तों राज्य में, और देश में बोली जाती है भाषा। दोबारा से सुनो। तो जो गांव देहात में प्रचलित होती है, जो 1 गांव 10 गांव 20 गांव तक ही सीमित होती है, वो उपबोली कहलाती है। और जो पूरे जिले में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। और जो राज्य में बोली जाती है वो उपभाषा कहलाती है। और जो देश में बोली जा रही है वो भाषा कहलाती है। तो भाषा की शुरुआत जो होती है वो गांव से होती है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों कोई भी भाषा चलती है तो कहाँ से चलती है? वो चलती है गांव से। कहाँ से चलेगी वो? गांव से। गांव से कहाँ जाएगी? जिला। जिला मतलब जनपद पे। जनपद से कहाँ फैल जाएगी? प्यारे दोस्तों राज्य में। और राज्य से कहाँ फैल जाएगी? देश में फैल जाएगी। कहाँ फैल जाएगी? देश में फैल जाएगी। क्लियर। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, गांव में जो बोली जाती है उसको हम क्या कह रहे हैं? उपबोली कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उपबोली। और जिले में जो बोली जा रही है उसको क्या कह रहे हैं हम? उसको कह रहे हैं बोली। उसको क्या कह रहे हैं? बोली। और राज्य में जो बोली जा रही है प्यारे दोस्तों उसको क्या कह रहे हैं हम? उपभाषा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उपभाषा। और देश में जो बोली जा रही है उसे क्या कह रहे हैं हम? उसे कह रहे हैं हम भाषा। तो इसका मतलब ये हुआ भाषा कोई एक दिन में विकसित नहीं हो जाती। ठीक है, भाषा को कई दशक लगते हैं। तो भाषा सबसे पहले किस रूप में थी? उपबोली के, फिर वो बोली बनी, फिर उपभाषा और फिर भाषा। तो आपको ये ध्यान रखना है उपबोली का विकसित रूप बोली है, बोली का विकसित रूप उपभाषा है, उपभाषा का विकसित रूप भाषा है। एक क्वेश्चन, विकसित रूप भाषा का क्षेत्रीय रूप उपभाषा है, उपभाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है और बोली का क्षेत्रीय रूप उपबोली है। हो गया बढ़ता क्रम और घटता क्रम। भाषा का क्षेत्रीय रूप उपभाषा, उपभाषा का क्षेत्रीय रूप बोली और बोली का क्षेत्रीय रूप उपबोली कहलाए। उपबोली का विकसित रूप बोली, बोली का विकसित रूप प्यारे दोस्तों उपभाषा और उपभाषा का विकसित रूप भाषा, जो कि हमारे सामने हिंदी के रूप में है। हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ प्यारे दोस्तों संस्कृत से, वो भी लौकिक संस्कृत से, रामायण और महाभारत वाली संस्कृत से, श्लोकों वाली संस्कृत से। लेकिन विकास जो किया है वो अपभ्रंश के इन 4 रूपों ने किया है। विकास किसने किया है? अपभ्रंश के जो ये 4 रूप है प्यारे दोस्तों, इन्होंने विकास किया है। अपभ्रंश के 4 रूप कौन कौन से हैं? अपभ्रंश के 4 रूप, अपभ्रंश के 4 रूप है हमारे सोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, नागर और प्यासी अपभ्रंश। हालांकि इसके अलावा भी अपभ्रंश के और रूप हैं जिसको हम खस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो पहाड़ी हिंदी है वो खस से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है,
लेकिन पहाड़ी हिंदी पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो नागर और पेशासी का पड़ा और उसके बाद खस का पड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा एक बड़ा विवाद ये भी है कि जो बॉर्डर है, क्योंकि ये राज्य बाद में बने और राज्य के जो गांव हैं ये भी बाद में बने, तो जो सीमावर्ती जो गांव हैं, सीमावर्ती जो जिले हैं और सीमावर्ती जो राज्य हैं, सीमावर्ती जो देश है, उनमें प्यारे दोस्तों एक नहीं दो दो भाषाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? दो दो भाषाएं पाई जाती है। तो मान लें जहां तक भोजपुरी बोली जा रही है और अवधि समाप्त हुई, तो जहां से भोजपुरी शुरू होती है उन गांवों में जो बॉर्डर के गांव होंगे वहां अवधि और भोजपुरी दोनों बोली जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं शामली की और बागपत की, इनमें दोनों में खड़ी बोली बोली जाती है। लेकिन शामली डिस्ट्रिक्ट और बागपत डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, इन दोनों के अंदर प्यारे दोस्तों हरियाणवी भी मिलती है, लेकिन कुछ गांवों में मिलती है। क्यों? क्योंकि वो हरियाणा से मिलते हुए हैं। और ये हरियाणा राज्य बना बाद में, उत्तर प्रदेश बना बाद में, भाषाएं इनसे बहुत पहले विकसित हो चुकी है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश के जो 4 रूप हैं उनसे ये क्या है, 4 रूप हमारे जो अपभ्रंश के हैं, हिंदी भाषा का विकास इन्हीं से हुआ। इसी वजह से अलग अलग हिंदी दिखाई दे रही है हमें अलग अलग राज्य में। तो शोरसैनी से जो निकला वो निकला पश्चिमी हिंदी। शोरसैनी से क्या? पश्चिमी। उपभाषाएं कहते हैं इनको, और उपभाषाएं होती है हिंदी की 5। तो ये 5 उपभाषाएं मिलकर ही क्या बनी है प्यारे दोस्तों? भाषा बनी है। तो इस शोरसैनी से एक तो पश्चिमी हिंदी निकली, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली, मागधी से प्यारे दोस्तों बिहारी हिंदी निकली, नागर प्यासी से राजस्थानी और पहाड़ी निकली। कुछ विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री इस राजस्थानी हिंदी को शोरसैनी अपभ्रंश से ही इसको विकसित मानते हैं। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो सारा बता देंगे, आपके बलिया में भी बताएंगे, आपके बागपत में भी बताएंगे कौन सी बोली जाती है। पहले सुनो जो क्वेश्चन बनते हैं। शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, इस पे सब सहमत हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राजस्थानी हिंदी का विकास भी शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ, क्योंकि राजस्थानी हिंदी में अपभ्रंश के तमाम शब्दों का प्रयोग होता है। जो हम तद्भव शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट अपभ्रंश से आए, और जो तत्सम शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो डायरेक्ट संस्कृत से आए। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी है? 5 मूल बोली बोली जाती है। लेकिन कुछ विद्वान दक्षिणी हिंदी को भी, जो दक्षिण भारत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में आए और वहीं पे रहे, शादी हुई, बच्चे वो बिजनेस नौकरी की, तो उनके पास 2 भाषाएं हो गई। एक तो अपनी भाषा हो गई और दूसरी वहां की लोकल भाषा हो गई जहां वो रह रहे हैं। और उस मिश्रण को क्या बोला गया? दक्षिणी हिंदी बोला गया। अर्थात वे दक्षिण भारत के राज्य के थे, महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, अर्थात वो कर्नाटक के थे प्यारे दोस्तों, इसके साथ वो केरल के थे या तमिल के थे या फिर प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश से थे। लेकिन उनकी अपनी लैंग्वेज तो थी, तो वो लैंग्वेज के साथ साथ उनके ऊपर हिंदी का भी असर पड़ा, क्योंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में रह रहे थे। तो उनकी जो नई लैंग्वेज बनी वो क्या हो गई? दक्षिणी हिंदी। जैसे शहर में कोई व्यक्ति आता है तो वो आपकी गांव की भी बोलने लगता है, और दिल्ली जैसे शहर में जो मिश्रित हिंदी बोली जा रही है उसको भी प्रयोग करने लगता है। तो ऐसे उन दक्षिण भारतीय राज्यों से आए हुए लोगों के साथ हुआ। तो उस भाषा को क्या कहा गया? बोली को क्या कहा गया? दक्षिणी हिंदी। तो यहाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मूल रूप से पश्चिमी हिंदी की 5 बोली होती है। कितनी होती है? 5। पूर्वी हिंदी की 3 बोली होती है। कितनी है? 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की कितनी है? 3 बोली है। बिहारी हिंदी की भी कितनी बोली हो गई? 3 बोली है। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी हिंदी के अंदर कितनी बोली आ गई? राजस्थानी के अंदर आई 4। कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पहाड़ी हिंदी के अंदर आई प्यारे दोस्तों 2, एक कुमायूनी और एक आई गढ़वाली। अब देखो क्वेश्चन क्या है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोली है? 5। पूर्वी हिंदी की कितनी है? 3। बिहारी हिंदी की बोली 3। राजस्थानी हिंदी की कुल बोली 4। पहाड़ी हिंदी की बोली 2। एक तो क्वेश्चन हमारा ये बना। फिर है पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंदर भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुर, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी, कुमायूनी, गढ़वाली। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? गढ़वाली बताइए किस उपभाषा से संबंधित है? तो गढ़वाली पहाड़ी हिंदी से संबंधित है। मेवाती का संबंध बताइए किस उपभाषा से है? तो मेवाती का संबंध है राजस्थानी हिंदी से।
फिर उपभाषा कितने हैं, तो उपभाषा होती है 5। कौन सी उपभाषा नहीं है, इन 5 को छोड़ के जो आ जाए वो उपभाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो इन 3 को छोड़ के जो आ जाए वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। फिर आपसे पूछा जाएगा मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का जन्म हुआ, कौन सी भाषा विकसित हुई। मागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का संबंध है, तो राइट आंसर क्या है, बिहारी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से किसका संबंध नहीं है, तो बिहारी को छोड़ के जो आ जाए वो मागधी अपभ्रंश से उसका संबंध नहीं है। फिर क्या क्वेश्चन बनता है, फिर बनेगा खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो खड़ी बोली प्यारे दोस्तों बोली जाती है मेरठ। इसका जो मूल केंद्र है वो मेरठ है। तो मेरठ और उसके आसपास के जो जिलों में बोली जाती है वो कहलाती है खड़ी बोली। राहुल संस्कृतायन ने इसी खड़ी बोली का एक और नाम रखा और इसको क्या कहा, कोरवी कहा। इसको क्या कहा, कोरवी हिंदी। तो राहुल संस्कृतायन ने इसको कोरवी हिंदी क्यों कहा, क्योंकि प्यारे दोस्तों हस्तिनापुर पे जो शासन था वो कौरवों का था। हस्तिनापुर कहाँ, मेरठ के पास है। तो कौरवों के द्वारा बोली जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, खड़ी बोली पड़ा, कोरवी पड़ा। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरठ के पास पास कौन से जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, बागपत है, शामली है, बिजनौर है, सहारनपुर है, रामपुर है, मुरादाबाद है। इन सब क्षेत्रों में जो बोला जाता है वो सब खड़ी बोली है। ये क्या है, सब खड़ी बोली का क्षेत्र है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट रामपुर है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर के अंदर, बिजनौर के अंदर, सहारनपुर के अंदर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, मेरठ के पास प्यारे दोस्तों मुरादाबाद और रामपुर में कौन सी बोली जा रही है, खड़ी बोली। ब्रज भाषा का मूल केंद्र क्या है, मथुरा। मथुरा के पास कौन कौन से प्यारे दोस्तों हमारे जिले पड़ते हैं, हाथरस है, अलीगढ़ है, फिरोजाबाद है। तो वो सारे के सारे क्षेत्र में क्या बोली जा रही है, ब्रज भाषा बोली जा रही है। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, कन्नौज में बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मूल केंद्र क्या है, कन्नौजी का अयोध्या अर्थात फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट। उसके आसपास के जो क्षेत्र है जैसे शाहजहांपुर है, बरेली है, ठीक है, पीलीभीत है, उन सब में क्या बोली जाती है प्यारे दोस्तों, कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली जो बुंदेलखंड में बोली जाती है, बुंदेलखंड कहाँ है, आधा मध्य प्रदेश में और आधा उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से लगता हुआ उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें क्या बोली जा रही है, बुंदेली। जैसे चित्रकूट है, बांदा है, उनमें झांसी है, इनमें क्या बोली जा रही है प्यारे दोस्तों, बुंदेली बोली जा रही है। इसके बाद हरियाणवी पूरे हरियाणा में जो बोली जाती है। रोहतक इसका मूल केंद्र माना जाता है। रोहतक के पास झज्जर भी है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, अंबाला है। तो इन सब में क्या है, सोनीपत है, पानीपत है, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ है। इन सब में क्या बोली जाती है प्यारे दोस्तों, ठीक है, इन सब में बोली जाती है हरियाणवी। क्या बोली जाती है, हरियाणवी। दक्षिणी हिंदी, दक्षिण भारत के जो लोग आए वो उसमें क्या बोली जाती है प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आए, बिहार में आए, छत्तीसगढ़ में आए, राजस्थान में आए, उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को हम दक्षिणी कहते हैं। अब यहाँ क्या है, ब्रज भाषी जो केंद्र है वो क्या है, मथुरा। और मथुरा के पास क्या है, आगरा। तो आगरा की भाषा क्या हुई, ब्रज भाषा हुई। ठीक है। इसके बाद में प्यारे दोस्तों यहाँ कन्नौज है। कन्नौजी क्या है आपका, अयोध्या है, फैजाबाद जिसको हम कह रहे हैं। तो अयोध्या है, फैजाबाद है, शाहजहांपुर, पीलीभीत है। इनके पास क्या है, बुलंदशहर। तो प्यारे दोस्तों बुलंदशहर के अंदर कौन सी बोली जा रही है, कन्नौजी और ब्रजभाषी मिश्रित। कुछ बुलंदशहर के कुछ गांव में ब्रज भाषा है और बाकी में क्या है, कन्नौजी है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, अवधी। पूर्वी हिंदी का जो रूप है वो क्या है प्यारे दोस्तों हमारा, ठीक है, अवधी है। अवधी कहाँ बोली जाती है, इलाहाबाद और लखनऊ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद और लखनऊ के आसपास जितने भी जिले हैं उन सब में क्या बोली जा रही है, 50 किलोमीटर इधर चले जाओ, 50 इधर, 50 इधर, 50 इधर। तो उन सब में क्या मिलती है, अवधी मिलती है। बघेली क्या है, बघेली राजपूतों के द्वारा जो बोली जाती है बघेली। मध्य प्रदेश की जो सतना डिस्ट्रिक्ट है वो मूल केंद्र है। तो इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों हमीरपुर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, महोबा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, उनमें क्या बोली जा रही है, बघेली बोली जा रही है। छत्तीसगढ़, रायपुर इसका मूल केंद्र है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो बोली जा रही है वो क्या कहलाती है, छत्तीसगढ़ी कहलाती है। भोजपुरी आधी यूपी में बोली जाती है और आधी बिहार में बोली जाती है। मूल केंद्र क्या है भोजपुरी का, पटना। तो पटना के पास क्या है प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर हम जिले लें तो गोरखपुर है, आजमगढ़ है, ठीक है। तो गोरखपुर में, आजमगढ़ में क्या है, भोजपुरी है। बलिया में क्या है, भोजपुरी है। बनारस अर्थात वाराणसी में क्या है प्यारे दोस्तों, भोजपुरी है। तो ये सारा क्षेत्र क्या कहलाया, योगी आदित्यनाथ वाला सारा क्षेत्र कहलाया भोजपुरी, ठीक है। इसके बाद मुलायम सिंह वाला एटा है, मैनपुरी है, इन सब में क्या बोली जाती है, कन्नौजी।
तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इटावा में क्या बोली जा रही है? कन्नौजी बोली जा रही है। तो ये क्या है? मुलायम सिंह वाली बेल्ट। ये क्या है? योगी आदित्यनाथ वाली बेल्ट। मगही बिहार में बोली जाती है, तो आपको ध्यान, सिवान है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है प्यारे दोस्तों, दरभंगा है, इनमें जो बोली जा रही है वो क्या बोली जा रही है? मगही बोली जा रही है। इसके बाद मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर के पास के जो बिहार के राज्य है उनमें क्या बोली जा रही है? मैथिली बोली जा रही है। आधे दरभंगा में भी मैथिली बोली जाती है। तो बिहार का जो मध्य एरिया है जहाँ पे हिंदू और मुसलमान की पॉपुलेशन लगभग बराबर है, उसमें मगही बोली जा रही है। और जो यूपी से लगता हुआ बिहार है उसमें भोजपुरी बोली जा रही है। जो नेपाल से लगता हुआ बिहार है उसमें मैथिली बोली जा रही है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इसका मूल केंद्र है। दरभंगा में भी क्या है? मैथिली बोली जाती है। इसके बाद है राजस्थानी मारवाड़ी। पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ जो राजस्थान है उसमें मारवाड़ी बोली जाती है। जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, अजमेर है, वहाँ सब मारवाड़ी बोली जाती है। जयपुरी दिल्ली से लगता हुआ जो राजस्थान का हिस्सा है उसमें प्यारे दोस्तों जयपुरी बोली जा रही है। जैसे अलवर है, भरतपुर है, भरतपुर में आधे में ब्रजभाषा बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्यारे दोस्तों आगरा मथुरा से नजदीक है। तो आगरा मथुरा से नजदीक होने के कारण आधे भरतपुर में ब्रजभाषा है और आधे भरतपुर में जयपुरी है। तो जो अलवर के पास है वो प्यारे दोस्तों जयपुरी है। तो यहाँ अलवर में क्या है? जयपुरी। कोटा में क्या है? जयपुरी। जयपुर में क्या बोली जाती है? जयपुरी बोली जाती है। मेवाड़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ झालावाड़ झुंझुनू में जो बोली जाती है वो मेवाती बोली जाती है। तो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण ये क्या कहलाए? मेवाती। मालवी राजस्थान का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश से मिलता है, अतः मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती क्षेत्र है राजस्थान का उसमें क्या है? मालवा राजपूत है। मालवा राजपूतों के द्वारा बोली जाने के कारण ये क्या कहलाई? मालवा कहलाई। इसके बाद पहाड़ी हिंदी क्या है? दो है, कुमायूनी और गढ़वाली। तो कुमायूनी कहाँ बोली जाती है? जो हाई हिल एरिया है, अर्थात प्यारे दोस्तों जो पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर, हिमालय के ऊपर जो जिले बसे हैं उसमें क्या बोली जाती है? कुमायूनी। जैसे कुमायूं डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, इनमें बोली जाती है कुमायूनी। और जो पठार वाला क्षेत्र है उसमें बोली जाती है गढ़वाली। जैसे हरिद्वार है, रुड़की है, ऋषिकेश है, हल्द्वानी है, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? गढ़वाली। और उससे ऊपर चले जाओगे थोड़ा, ठीक है, नैनीताल, ठीक है, रानीखेत, अल्मोड़ा, कुमायूं, वो क्या कहलाता है? कुमायूनी। तो ये क्या कहलाए आपको? पर्टिकुलर वे सारे क्षेत्र। अब क्या करोगे? दो तरीके, एक तो जो मैंने बोला ये ध्यान से सुन लिया तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? मैप उठाओ और मैप उठा के ये देखो कि किसकी सीमा रेखा किस राज्य से मिलती है। तो सीमा रेखा वाले जो जितने भी प्यारे दोस्तों जिले होंगे उनमें दो दो भाषाएं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या मिलेगी? दो दो भाषाएं मिलेंगी। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तराखंड से मिल रही है, तो उनमें प्यारे दोस्तों आधी में गढ़वाली बोली जा रही है और कुछ में खड़ी बोली बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सब आपके आगे बने। उत्तराखंड आपके आगे अलग हुआ, झारखंड आपके साथ बना, जम्मू कश्मीर के हिस्से आपके साथ आपके सामने हुए। तो ये राज्य बने बाद में, यहाँ से भाषा बोली ये सब पहले विकसित हो चुकी थी। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे क्या पूछेगा? बोली दे के उपभाषा पूछ सकता है, उपभाषा दे के बोली का संबंध पूछ सकता है, अपभ्रंश के रूप दे के आपसे उपभाषा पूछ सकता है, या बोली, उपभाषा और अपभ्रंश के रूप को वो एक साथ दे सकता है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। सौरसैनी का संबंध पश्चिमी हिंदी का संबंध इनसे, अर्धमागधी का संबंध पूर्वी हिंदी का संबंध इन तीन बोलियों से, मागधी अपभ्रंश का संबंध बिहारी हिंदी से और बिहारी हिंदी का संबंध इन तीन बोलियों से, नागर पेशाची अपभ्रंश का संबंध राजस्थानी पहाड़ी से, राजस्थानी इसका संबंध 4 बोलियों से, पहाड़ी हिंदी का संबंध 2 बोलियों से। तो इस तरीके से किसी भी तरह का यहाँ से क्वेश्चंस दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए और एक बार तुरंत फीडबैक दीजिए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो भाषा बोली उपबोली से पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चनों को सही ढंग से कर पाएंगे। दिक्कत आप लोगों के साथ है, केवल उस बच्चे को समझ में नहीं आई जिसके दिमाग में पहले से ऊट पटांग चीजें है, उसने कहीं से पढ़ लिया, ठीक है, उसका लॉजिक पता नहीं, सीक्वेंस पता नहीं है, तो प्यारे दोस्तों वो यहाँ से नहीं सीख पाएगा, वो यहाँ से नहीं सीख पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, चलो जी, ठीक है। याद थोड़ा ही करना है, चीजों समझना था। अभी इसमें सारी याद करने का कुछ है ही नहीं,
दिक्कत तो यही है, मैंने 50 बार आपको बोला कि आपकी एज 18 साल हो चुकी है और 18 साल के बाद आदमी याद नहीं कर पाता, वो केवल तर्क कर पाता है, वो समझ को विकसित कर सकता है, वो सूझ को विकसित कर सकता है, ठीक है, वो लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, लेकिन वो याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, 18 साल से पहले आप जो किताबों में डेफिनेशन पढ़ते हो तो वही डेफिनेशन आप अपने 12th के 10th के बोर्ड के एग्जाम में छाप देते हो। ठीक है, वो वहां से स्क्रीन करते हो तुरंत शब्दों को सेम, और वो ऐसे कि टिक टोक लिख देते हो उसी तरह से। क्यों? 18 साल तक हमारा ब्रेन प्यारे दोस्तों याद करता है, लेकिन उसके बाद ब्रेन का फंक्शन बदल जाता है, वो तर्क करने लगता है, वो कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है, वो चिंतन मनन करने लगता है, उसको सही गलत की पहचान हो जाती है, उसमें सूझ विकसित हो जाती है, अंतर्दृष्टि विकसित हो जाती है। और जब तक आप उस तरीके को नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, अब दोबारा से देखो एक बार हो, हमारे देश में क्या बोली जा रही है? हिंदी बोली जा रही, लेकिन ये हिंदी एकदम नहीं बन गई ऐसे ही, पहले ये गांव में बोली जा रही थी। ठीक है, इससे पहले प्यारे दोस्तों हिंदी से पहले अब क्या थी? अवहट, अवहट से पहले क्या थी? अपभ्रंश, अपभ्रंश से पहले क्या थी प्यारे दोस्तों? प्राकृत, प्राकृत से पहले क्या थी प्यारे दोस्तों? पाली, पाली से भी पहले क्या थी? संस्कृत। ऐसा क्यों था जी? ऐसा इसलिए था कि भाषा अपने रूप को परिवर्तित करती रहती है, परिमार्जित करती रहती है। तो सबसे पहली भाषा संस्कृत हुई, फिर संस्कृत पाली में बदली, पाली प्राकृत में बदली, प्राकृत किस में बदली प्यारे दोस्तों? अपभ्रंश में, अपभ्रंश अवहट में बदली, फिर प्राचीन हिंदी, और उसके बाद में आधुनिक हिंदी आई। लेकिन ये जो हिंदी भाषा बनी, इसको बनने में कम से कम 6 से 7 दशक लगे होंगे, कम से कम। हो सकता है 100 साल लग जाए, और एक दशक में 10 साल होती है, तो 60 से 70 साल में जाके प्यारे दोस्तों कोई भी बोली जाके भाषा का दर्जा ले पाती है। और किसी भी बोली को भाषा का दर्जा कब देंगे? जब उसके पास 4 चीज होगी। एक तो उसकी अपनी लिपि होनी चाहिए, जैसे हिंदी के पास देवनागरिक लिपि है। दूसरा, संविधान में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जैसे प्यारे दोस्तों भाग 17 अनुच्छेद 343। ठीक है, इसके साथ 8वीं अनुसूची के अंदर हमने हिंदी को शामिल कर लिया, तो संविधान ने मान्यता दे दी। 2 तरीके हो गए। तीसरा, इसमें बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, तो हिंदी बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बोली और समझी जा रही है, तीसरी कंडीशन पूरी हुई। चौथा, इसमें साहित्य लिखा गया हो और अनेक लोगों के द्वारा वो पढ़ा और समझा जाता हो। हिंदी में अनेक साहित्य लिखे गए और अनेक लोगों के द्वारा वो पढ़े और समझे जाते हैं, इसीलिए हिंदी भाषा हो गई। हिंदी क्या हो गई? भाषा हो गई। और जब यहाँ अवहट थी उस समय हिंदी बोली हुआ करती थी। हिंदी को क्या कहते थे? बोली। हमने क्या बोला? उपबोली का विकसित रूप बोली है, बोली का विकसित रूप उपभाषा है, उपभाषा का विकसित रूप भाषा है। तो ये अचानक आविष्कार थोड़ा ही हुआ हिंदी का कि लोग जो है अपभ्रंश बोल रहे थे या वट बोल रहे थे, अचानक हिंदी टपक आई, ऐसे नहीं हुआ। तो जब जब यहाँ अपभ्रंश थी तब तब हिंदी का जो रोल था वो यहाँ भारत में बोली के रूप में था। धीरे धीरे ये परिपक्व होती चली गई, भाषा बन गई। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाषा की शुरुआत गांव से होती है और गांव में देसी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए उन देसी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी आज तक नहीं मिली है कि कौन सा शब्द गांव के किस व्यक्ति के द्वारा कब प्रयोग किया गया, बोला गया। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या होती है? भाषाएं अपने रूप को बदलती रहती है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या था? अपभ्रंश थी। हिंदी का विकास तो इसी से हुआ ना। अपभ्रंश के 12 रूप है, उन 12 रूप में से 4 रूप ही हिंदी के काम आए। एक रूप था शोरसैनी अपभ्रंश, एक था अर्धमागधी, एक था मागधी और एक था नागर और प्यासी। अब रीजन क्या था? अब जैसे मागधी शब्द हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मगध में फैली है। अर्धमागधी मतलब जो मगध से पहले है, मागधी जो मगध में। मगध क्या गया? बिहार। बिहार में क्या बोली जा रही? भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो उसी हिसाब से इनको नाम दिए गए। तो एक जो शोरसैनी अपभ्रंश वाला रूप था उससे संबंधित है हमारी एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी। ये पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, जब पांचों मिलेगी तब बनेगी हिंदी। क्योंकि हिंदी जो राजस्थान में बोली जा रही है वो अलग है, जो उत्तराखंड हिमाचल में बोली जा रही है वो अलग है, बिहार में बोली जा रही है वो अलग है, जो उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बोली जा रही है वो अलग है, और जो हरियाणा में बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश दिल्ली में बोली जा रही है वो अलग है।
तो ये जो अलग अलग राज्यों में हिंदी के जो अलग अलग रूप मिले और आप उन्हीं सबको हिंदी कह रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अपभ्रंश एक नहीं थी, अपभ्रंश के अलग अलग रूप थे। फिर इन अपभ्रंश के अलग अलग रूपों के कारण फिर हिंदी के भी अलग अलग रूप हुए, और वे हिंदी के अलग अलग रूप कितने हुए? 5 रूप हुए। कितने रूप हुए? 5 रूप। और इन 5 रूप से प्यारे दोस्तों ये बोली संबंधित हुई। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी। पूर्वी हिंदी किसे कहेंगे हम? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ को। बिहारी हिंदी किसे कहेंगे? भोजपुरी, मगही और मैथिली को। राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी हो गई। अब जयपुरी का जो गांव में नाम है वो ढूंढानी है। अब जयपुर के गांव में जाओगे आप, जयपुर तो जिला है, जो जयपुर के आसपास जो बोले जाते हैं गांव में, जयपुरी को क्या बोलते हैं हम? ढूंढानी बोलते हैं। पूरा राजस्थान का जो लिखा गया कल्चर, जो संस्कृति लिखी गई, उसके लोकगीत लिखे गए, वो सब ढूंढानी में लिखे गए। अर्थात जयपुरी का गांव वाला रूप, शहर वाले रूप को जयपुरी, गांव वाले को ढूंढानी बोलते हैं। ऐसे जो मेवाड़ क्षेत्र में जो बोला गया, महाराणा प्रताप का जो एरिया था वो मेवाती कहलाया। तो राजस्थान का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश से टच है, वो तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी है और आपको पता भी है मैप पे। अगर आपको भर्ती होना है तो आपको उधर भी फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ जो राजस्थान का मध्य प्रदेश से मिलता हुआ हिस्सा है उसमें मालवी बोली जाती है, क्योंकि मालवी राजपूतों के द्वारा बोले जाने के कारण मालवी कहलाई। तो मध्य प्रदेश में भी मालवी बोली जाती है। क्लियर? मध्य प्रदेश में भी बघेली बोली जाती है। ठीक है, तो आपको जो सतना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वो बघेली बोली जाती है। सतना डिस्ट्रिक्ट के आसपास बघेली बोली जाती है। राजस्थान के आसपास जो जिले हैं उनमें मालवी बोली जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर आपको बोली और उपभाषा का संबंध, उपभाषा का अपभ्रंश का संबंध, और इन तीनों के संबंध के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? अगर क्लियर हो गया हो, चलो आप ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि ये क्या है, आज का टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। ये था हमारा भाषा, बोली और उपबोली वाला रूप, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा आज? आपने आप उपबोली के रूप, ठीक है, बोली का रूप पढ़ा, उपभाषा पढ़े, अपभ्रंश के रूप पढ़े, इसके साथ कौन सी कितनी आती हैं इनके बारे में जाना। फिर क्या विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली, ठीक है। इसके साथ साथ फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाएगा? यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली का क्रम। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली के बाद उत्तर प्रदेश में नंबर आता है भोजपुरी का। भोजपुरी के बाद नंबर आता है अवधी का। अवधी के बाद आता है ब्रज भाषा का। इसका आता है ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा के बाद नंबर आता है कन्नौजी का। कन्नौजी के बाद नंबर आता है बुंदेली का। और बुंदेली के बाद नंबर आता है प्यारे दोस्तों बघेली का। इसका आता है बघेली। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या बोली जाएगी? खड़ी बोली, पहला नंबर। सबसे कम क्या बोली जाएगी? बघेली। और ऑप्शन में बघेली नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है बुंदेली, तो फिर बुंदेली का नंबर है। ऑप्शन में खड़ी बोली नहीं दिया है तो फिर वो यहाँ से पूछेगा, भोजपुरी दूसरा नंबर है। ये है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ये बढ़ता क्रम है और ये क्या है? ये घटता क्रम है। 1 2 3 चौथा नंबर क्या है? ब्रजभाषा का। 1 2 3 चौथा नंबर क्या है? ब्रजभाषा का। पीछे से चलो, आगे से चलो, चौथे नंबर पे क्या बोली जा रही है? ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा में आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो साहित्य लिखे गए, ठीक है, स्टार्टिंग में वो सबसे ज्यादा ब्रजभाषा में लिखे गए। तो ब्रजभाषा अपने आप में प्यारे दोस्तों साहित्य के मामले में एक जबरदस्त बोली और भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई।
ठीक है, जिसका प्रयोग हिंदी के तमाम कवियों ने किया। गद्य साहित्य जो मिलता है सबसे ज्यादा वो मिलता है खड़ी बोली में। गद्य साहित्य जो लिखा गया वो किस में लिखा गया, वो खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ब्रज भाषा से संबंधित कवि कौन थे, ब्रज भाषा से मीराबाई, जो जिसने कृष्ण के बारे में लिखा है सूरदास, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रस खान, ये सारे के सारे क्या थे, ब्रज भाषा के थे। और अवधी भाषा में क्या लिखा है, जो राम से संबंधित थे। राम किसने, तुलसीदास, तुलसीदास ने क्या प्रयोग की, अवधी प्रयोग की। इसके साथ प्यारे दोस्तों बिहारी, बिहारी ने क्या प्रयोग की, ठीक है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, ठीक है, जायसी, जायसी ने भी क्या प्रयोग की, ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब कल जो लेंगे वो एक नया टॉपिक लेंगे। कल क्या है, एक नया टॉपिक लेंगे। ये कौन सा टॉपिक था, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, अर्थात भाषा, बोली, उपबोली से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपके सामने आए। तो कल होगा एक नया टॉपिक, और जिसकी समझ में नहीं आया 1%, इसको दोबारा से सुनो, 100% चीजें समझ में आएगी। बशर्ते पहले दिमाग को खाली करके बैठना, जो आपके पास है उसको साइड में रख लेना, और जैसे ये दोनों क्लास आप सुन लोगे, कल वाली और आज वाली, तो प्यारे दोस्तों भाषा, बोली, उपबोली से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को आप सही तरीके से करके आओगे। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के